हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइजर बार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 अक्टूबर है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और कल परसों के जो भी आर्टिकल थे जिसका पीडीएफ आपको नहीं मिला है वो सब आज टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आईएएस दरबार आंसर रिव्यू के नाम से आपको ग्रुप है मिलेगा टेलीग्राम पर, वहीं पर पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और हम शुरू करते हैं कोटेशन से। आज का कोटेशन बहुत अच्छा है। थिंकिंग द टॉकिंग ऑफ द सोल विद इट सेल्फ। प्लेटो का कहना है कि थिंकिंग क्या होती है। थिंकिंग की जब आप बात करते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आपको अक्सर ये बातें कही जाती हैं। अगर नहीं कही गई हैं तो आप इस बात को जान लीजिए कि आप जितना ज़्यादा सोचते हैं, जितना थॉट प्रोसेस आपका होता है, आपके प्रिपरेशन में उतनी ही फ्लुएंसी आती है। इसका मतलब है कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, जब आप अपने आप से बातें करते हैं तो ये सबसे अच्छा माध्यम होता है सेल्फ अवेयरनेस का। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने होते हैं जीएस पेपर 4 में, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, फॉर्म हो सकता है। जो चैप्टर 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी प्रोसेस है, तो वहाँ पे ऐसे कोटेशंस वगैरह सीधे भी हमसे पूछे जाते हैं और इसको एलोबरेट करने को आ जाता है। या फिर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हों, वहाँ पर आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको एक जगह पर लिखते जाना है, याद भी करते जाना है। प्लेटो, एरिस्टोटल या फिर जो इंडियन फिलोसोफर हैं, वो सब, उनके सब जो भी फेमस कोटेशंस हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आज हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट होगा सारा ही आर्टिकल। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेस्ट वे आउट। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक कंपेरेटिव एनालिसिस होगा इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो ये सिलेबस में कहाँ पे आएगा? देखिए, सिलेबस में किसी एक जगह पर ये नहीं है, कई जगह पर है। सबसे पहले तो इसमें हम जो आईआर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम आईएमएफ के डाटा का जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जीएस पेपर 3 में जहाँ पर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर अगर आप जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो आपके इकोनॉमी के सेक्शन में आ जाएगा। तो और ये जो आर्टिकल है इससे आपको कई सारे डाटा एंड फैक्ट्स मिलेंगे। उन डाटा का यूज़ आप अपने आंसर राइटिंग में सीधे तौर पर कर सकते हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया में जो पॉलिसी है उसको बदलने की ज़रूरत होनी चाहिए। बिकॉज देखिए, हम लोग 2-3 दिन से इकोनॉमी पर एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेजेंट पॉलिसी मेकिंग्स क्या हैं और आगे क्या होना चाहिए। तो वहाँ ऐसे चीज़ों में ये जो पूरा आर्टिकल है आपको काफ़ी हेल्प पहुँचाता है। तो आर्टिकल में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। आईएमएफ ने एक डाटा अभी शो किया है, तो एक फैक्ट यहाँ पर प्रीलिम्स का है जिसको आपको याद रखना है, और वो ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन पब्लिश करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को आईएमएफ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो आईएमएफ ने क्या कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में? ये कहा कि ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है वो इसको एस्टिमेट किया जाता है कि किस देश में कितना जा सकता है, क्या हो सकता है। तो जाहिर तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो अभी ओवरऑल जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि शार्प डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस। एक तरीके का बहुत बड़ा क्राइसिस पूरे विश्व में रहा, इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यही एस्टिमेशन है आईएमएफ का भी। बट जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है और आगे क्या होने की संभावना है, और ये जो सिचुएशन है इसके पीछे का जो रीज़न है वो किस तरीके का क्या क्या है। तो आईएमएफ ने जो इंडियन इकोनॉमी का जिक्र किया है, इसके डाटा को बताया, इसने बताया कि इसकी जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है 10.3%, यानी कि डबल डिजिट में है, जो कि बहुत वर्स है। और वर्स कंपेयर टू द अर्लियर जितने भी फॉरकास्ट हुए हैं उसमें अभी तक का ये वर्स्ट एक रिप्रेजेंटेशन, एक एस्टिमेशन है आपके सामने। और जो आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था उससे भी ज़्यादा नीचे आईएमएफ ने भी पब्लिश किया है। और इस लेवल पर अभी सिर्फ इटली और स्पेन का ही नंबर है जहाँ पर डबल डिजिट में जो क्राइसिस है, ग्रोथ क्राइसिस है, उसको दर्शाया गया है। तो उसमें भारत भी एक है। द फंड लेटेस्ट असेसमेंट कम्स एट द टाइम व्हेन द सिग्नल फ्रॉम द बीजेपी रूल सेंटर सजेस्ट
रिवर्सल ऑफ डिकेड्स ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो देखिए सब लोग का अलग अलग कहना है, जो गवर्नमेंट है वो अलग चीज़ें कह रही हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो अलग बातों पर काम कर रहे हैं, लाइक आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया का बांग्लादेश से, ठीक है, अगर इंडियन इकोनॉमी को आप बांग्लादेश की इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं तो व्हाट यू फाउंड देयर, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ के अकॉर्डिंग जो ये फोरकास्ट था उसमें बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो बहुत ही एज कम्पेयर टू अदर या एज कम्पेयर टू इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रही है और बहुत जल्द ही ये इसको ओवरटेक कर सकती है। ये सिचुएशन आ चुकी है आज के समय में। दूसरा, वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश का वो भी इंडिया से बेहतर है और स्लाइटली है, लेकिन अगला जो 5 साल है उनका जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली लग रहा है कि जो जीडीपी है वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही, साथ में पर कैपिटा इनकम भी उनके बढ़ने की संभावना है। बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश रीसेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू कंट्रीज कैन बी ट्रेस्ड द फॉर्मर स्टेट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो बांग्लादेश में जो ये ग्रो हुआ है किस वजह से हुआ है, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने जो उनका गारमेंट और अपैरल सेक्टर है उसको काफ़ी बूम किया और एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है वहाँ पर। तो हमने क्या देखा था, कल और परसों के आर्टिकल में डिस्कस किया था, वहाँ पर यही जिक्र किया जा रहा था कि एक्सपोर्ट भी सब्स्टिट्यूट कहीं ना कहीं किया जा रहा है। हम एक्सपोर्ट पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। हालांकि देखिए हर चीज़ का 2 एंगल होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े, ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलिसी मेकर ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ना हो, लेकिन जो एंगल है वो ये है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। जिस तरीके से बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट को के परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा किया, गारमेंट सेक्टर को काफ़ी अच्छा किया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक्सपोर्ट काफ़ी स्लगिश रहा और इवन नीचे गया है, तो उसका भी खामियाजा एक तरीके से आपको जीडीपी में देखने को मिल रहा है। एंड इंडिया के जो मेजर्स हैं, लाइक जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मान लीजिए 4 ड्राइवर्स हैं, उसमें से 3 जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो आप अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं, उस तरीके की पॉलिसी मेकिंग्स नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ फिर दिखने लग जाती है ग्रोथ पर। और यहाँ पर कहा गया है कि रैदर देन इंक्रीजिंग द टैरिफ, अगर आप टैरिफ को इंक्रीज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर आप इसको रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए टैरिफ को। एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि कल के आर्टिकल में देखा था कि यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को कहा गया है क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा मार्केट है और वहाँ पर अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बूम करेगा। एंड सप्लाई चेन, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भी इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है खुद को। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस है। इसके अलावा लास्ट आर्टिकल का ही जिक्र किया गया जो अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने कहा है कि अभी चाइना से क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो लेबर का वेजेस है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसके बढ़ने से कंपनियां हैं वहाँ से शिफ्ट होंगी, राइट। अब कंपनी जब शिफ्ट होंगी वहाँ से तो उनके पास वो अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगी, जिसमें कि उनको हो सकता है कि बांग्लादेश एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिख सकता है रैदर देन इंडिया। तो यहाँ पर इस बात पर भी इंडिया को फोकस करना चाहिए और जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही हैं उनको कैप्चर करने के बारे में सोचना चाहिए। अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, नर्स टुवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में हमने बहुत डिटेल में जिक्र किया था कि फॉर्मल सेक्टर में एग्जैक्टली क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है। बट अगर आपको बहुत ही लेमन टर्म में याद रखना है कि जैसे बहुत सारी बातें हम याद नहीं रख पाते, एक सिंपल से टर्म में अगर याद रखना हो तो जब भी एक सोशल सिक्योरिटी बैकअप दिया जाता है तो वो फॉर्मल सेक्टर होता है और प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड होता है। और आप समझ के देखिए कि कोई जब ये फॉर्मल वर्ड जहाँ पर यूज़ हो रहा है, फॉर्मल वर्ड का मतलब ही है कि सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही हैं। सारा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दिए जा रहे हैं, उनके जो वेजेस हैं उनको समय पर उनको दिया जा रहा है, उनको कंप्लाइंस दिया जाता है, उनको अगर वो उनको ट्रैवल टाइम लगता है तो उस चीज़ को कंपनसेट किया जाता है। तो ये एक फॉर्मल सेक्टर में होता है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में 90% से ज़्यादा जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, राइट। तो बार बार यही बात होती है कि इनफॉर्मल सेक्टर को कैसे फॉर्मल में लाया जाए या फिर जो वर्कर हैं उनको फॉर्मलाइज किया जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है कहीं ना कहीं
वो आपका MSME है, राइट। तो इसीलिए इस पूरे आर्टिकल में हम MSME का जिक्र करेंगे कि जो मीडियम स्मॉल और ये इंटरप्राइजेज़ हैं, उस इंटरप्राइजेज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज़ को कि कैसे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, कैसे उनको आप ज़्यादा फंडिंग देने के लिए सोच सकते हैं, इसके बारे में इसमें कहा गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सिलेबस में कहाँ पे आ जाएगा, सिंपल है बहुत, सिलेबस में इकोनॉमी में आ जाएगा, डायरेक्ट इवन आपका सोशल जस्टिस में भी आ सकता है। जब भी आप प्रोटेक्शन की बात करेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को देने की बात करेंगे वल्नरेबल सेक्शन को, तो वो आपका जो सोशल जस्टिस में आ जाएगा। आर्टिकल में क्या कहा गया है, आर्टिकल में आपने सुना होगा बहुत सारे फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया, वो भी MSME से एसोसिएटेड। आपने उद्यम का नाम अभी सुना होगा। एक नया उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लॉन्च किया है सरकार ने कुछ दिनों पहले ही। अब ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति जा करके सेल्फ डिक्लेरेशन करके अपना उद्यम जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं, ठीक है। एंड October 1st द MSME मिनिस्ट्री हैज़ कन्फर्म दैट 7 लाख रजिस्ट्रेशन हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द न्यू सिस्टम। और अभी ये डाटा है, इसको आप लिख सकते हैं कहीं पर भी कि MSME मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली अभी 7 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं नई सिस्टम में। मतलब जब से ये प्रोग्राम आया कि आप सेल्फ डिक्लेयर करके आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लीजिए उद्यम में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा किया भी है बहुत सारे लोगों ने। इसके अलावा कुछ और डाटा है, लाइक 1.1% of the total estimated 6.3 crore MSME that existed as per the National Sample Survey 73rd राउंड। ये जो 73rd राउंड था NSSO का, उसके अकॉर्डिंगली ये डाटा है कि दैट 1.1% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड 6.3 करोड़ MSMEs जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, अभी कमिंग मंथ में हुए हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। ये तो प्रेजेंट का डाटा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। बैकग्राउंड में जाके देखें तो 2015 में जाकर के जब आप देखते हैं, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया था उद्योग आधार मेमोरेंडम, UAM के नाम से, एन ऑनलाइन फिलिंग सिस्टम फॉर MSME के द्वारा ये जो ऑनलाइन फिलिंग सिस्टम है उद्योग आधार मेमोरेंडम के तौर पर इसको नोटिफाई किया था गवर्नमेंट ने। 2015 की ये बात है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वॉज फ्री, पेपरलेस एंड अवॉर्डेड इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब क्या किया गया था, पेपर फ्री किया गया था, फ्री रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इजी किया गया था प्रोसेस को। और इसके बाद अब एक और स्टेप आगे बढ़ चुकी है सरकार। 76 लाख MSME हैड रजिस्टर्ड ऑन UAM पोर्टल। जो पोर्टल बनाया था, अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जैसे आप लोगों को लगता है कि करंट में UPSC ने 2 साल 3 साल 4 साल पहले का पूछा है, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए गवर्नमेंट नहीं चेंज हुई है, गवर्नमेंट सेम है। तो अब क्या होगा कि जो पिछले 2014 से जो स्कीम्स चली आ रही हैं, जो बदलाव हुए हैं, वो अभी भी इम्पॉर्टेंट हैं। अभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा उद्योग आधार मेमोरेंडम के बारे में, ये क्या है, राइट, किसी से एसोसिएटेड है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पोर्टल था वहाँ पर 86 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था। करीब 13.5% जो MSME का ओवरऑल है वो उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर किया था खुद को। तो ये डाटा है, मतलब जैसे जैसे बदलाव होता गया वैसे वैसे लोग भी इसमें जुड़ते गए हैं, ये राइटर बताना चाह रहे हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पर कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं MSMEs यूनिट्स, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो डाटाबेस आपको देते हैं, वो 3 तरीके से दे पाते हैं। एक तो है कि UAM, MSME डाटा बैंक और GST नेटवर्क। तो यहाँ पे राइटर का ये मानना है कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है कि कितना रिलायबल है और अब जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस है वो उसकी कहीं ना कहीं कमी है भारत में। और जो डाटा आपको मिल पाता है वो UAM, MSME डाटा बैंक और GST नेटवर्क के द्वारा आपको मिल पाता है, जिसमें से कि जो फर्स्ट 2 हैं MSME और UAM और जो डाटा बैंक है, वहाँ पर सिर्फ सेल्फ सर्टिफाइड होने की ज़रूरत होती है। वेराज जो GST नेटवर्क होता है उसमें एक स्टेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि 14 लाख रुपीज़ तक का होना चाहिए टर्नओवर, तब आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। GST नेटवर्क आपने सुना होगा, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस है, फीचर है किसका, MSMEs का। उसमें जो छोटे छोटे कंपनीज़ हैं और जो वर्क एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनका ये पूरा प्रोसेस है।
अब देखिए आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था। आधार एक ऐसा आज के समय में टर्म बन चुका है जिस पर हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। इस बार भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। तो आधार इज़ मेड मैंडेटरी फॉर द प्रोपराइटर्स। प्रोपराइटर्स क्या होता है आपको मालूम है? जो इंडिविजुअल व्यक्ति जो अपने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अगर कोई अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो उनको प्रोपराइटरशिप लेना होता है। ठीक है, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोपराइटर्स हैं उनके लिए आधार को मैंडेटरी किया गया, लेकिन जो कंपनीज़ हैं दैट मस्ट प्रोवाइड जीएसटी इन एंड पैन अलॉन्ग विद द आधार नंबर, उनको इन तीनों चीज़ों को प्रोसेस करना पड़ता है। Moreover, every enterprise can have only one उद्यम registration number irrespective of the number of manufacturing or the service activity। तो 2 तरीके का फीचर होता है ऑक्यूपेशन में, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दूसरा सर्विस सेक्टर है। अब दोनों के लिए यहाँ पर एक कॉमन URN की ज़रूरत पड़ती है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे कुछ डाटा फैक्ट्स हैं जिसमें कि आगे ये कहा गया है कि इसको और इजी किया जाना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो एंट्री का प्रोसेस है, उसको और आसान बनाया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और फॉर्मलाइज हो सकें। अगर आप किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं, किसी पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं, गवर्नमेंट किसी स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को फॉर्मलाइज कर रहे हैं और इसके लिए सरकार को भी अपने रूल्स रेगुलेशंस को ईज करना होगा। एंट्री का जो प्रोसेस करना होगा बहुत आसान करना होगा और सेम एज एग्जिट प्रोसेस भी आपको आसान करना होगा, तभी लोग इसमें आएंगे और बिजनेस सेटअप करेंगे। अब अगर आप फाइनेंशियल लिंकेज की बात करते हैं तो फाइनेंशियल क्या कैसे होता है? एमएसएमईज बाय ऑफरिंग फ्री एंड ऑटोमेटिक रूट टू ऑन बोर्ड बिल डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म एंड गवर्नमेंट्स ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट सिस्टम। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का भी प्रावधान लाया गया, पीएसएल को अपडेट किया है आरबीआई ने और कुछ सेक्टर्स को इसमें जोड़ दिया गया, उसमें से एमएसएमई भी एक है। अब एमएसएमई को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रखा जाएगा और अगर जैसे बैंक के पास कैप होता है कि 40% तक आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी होगी, तो अगर उसमें एमएसएमई को भी जोड़ दिया गया तो इसका मतलब बैंक जो है वो अब एमएसएमईज को लोन देना चाहेंगे, बिकॉज से उनका जो पीएसएल का कोटा है वो भी पूरा हो जाएगा और एमएसएमईज के पास जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सरकार ने ये एक फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए भी और फंड को बढ़ाने के लिए भी एमएसएमईज में ये बदलाव किया है। दीज अनइनकॉर्पोरेटेड स्मॉल बिजनेस यूनिट कंप्राइज सेल्फ एम्प्लॉयड owner managed firm with the characteristic feature of the household enterprises and those that operate with the less than 5 workers। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है इसमें बहुत सारे लोग हैं जो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 5 से कम लोगों को अपने अंडर रख रहे हैं, तो उसको कैसे यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा? देर आर सो स्मॉल दैट हैव बाईपास मिनिमम थ्रेशोल्ड दैट रिक्वायर देम टू पे इनकम टैक्स और बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। तो क्या ये जो स्मॉल इंटरप्राइजेज होंगे या इंडिपेंडेंट इंटरप्राइजेज होंगे उनको जीएसटी में रजिस्टर करने की ज़रूरत होगी? क्या उनको भी जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स है वो पे करना है? तो ये सारे कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड्स को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जीएसटी आपको नहीं लेना होगा, अब किसी को भी जीएसटी लेना पड़ेगा। ये सब गवर्नमेंट ने अभी नया चेंजेस किया है। फ्रॉम अप्रैल 1, 2021 इट सीम्स दैट उद्यम रजिस्ट्रेशन में बी ओनली वैलिड प्रूफ फॉर एंटिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एमएसएमई। अब रिवाइज डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि 2021 से क्या ऐसा लग रहा है कि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इनफ होगा किसी भी एमएसएमईज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। नए जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंगली ऐसा ही लग रहा है। वाइल उद्यम इनिशिएटिव होल्ड्स मोर प्रॉमिस इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग रिलायबल एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एमएसएमई। तो ये जो रजिस्ट्रेशन होगा या फिर ये जो इनिशिएटिव है उसमें यही कोशिश की गई कि एमएसएमईज के ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर रहें। And this registration turning into the entry barrier must be ratified before April 2021। तो अगर इसमें एंट्री का कोई ऐसा बैरियर है तो उन सारे बैरियर्स को ख़त्म किया जाना चाहिए बिफोर 2021। एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एस्टिमेट किया था 2018 में दैट ओवरऑल सप्लाई ऑफ फाइनेंस फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर मेट ओनली 1/3 ऑफ द क्रेडिट डिमांड ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, तो
यानी कि एमएसएमईज़ का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। और यहाँ और ये पूरा किस में आता है, इनफॉर्मल में आता है। फॉर्मल सोर्सेज को यूज़ करने वाले जो सेक्टर हैं बहुत ही कम है एमएसएमई में, यानी इनफॉर्मल वाला जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है। तो उसको रिकॉग्नाइज़ करके उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेके जाना चाहिए। और जो अभी पीएसएल की स्ट्रेटेजी लाई गई है ये भी ऑब्वियसली अपने आप में बहुत सही है, इसको फिलअप करने के लिए, इसको अपग्रेड करने के लिए, एमएसएमईज़ में जो फॉर्मल फाइनेंसिंग है उनको बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है पीएसएल का इसमें इंक्लूड करना। आइए अगला देखते हैं। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज से, एनआरसी के बारे में है। आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि अब जो इनएलिजिबल नेम्स हैं उनको डिलीट किया जा रहा है असम की एनआरसी से। तो ये क्या है, कैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। हुज नेम विल बी डिलीटेड, किन के नाम को डिलीट किया जाएगा। तो जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा कि द स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ एनआरसी सेड दैट सम नेम्स ऑफ इनएलिजिबल persons declared as foreigners by foreigners tribunal, persons marked as doubtful voter by election officials, or person whose case are pending at foreigners tribunals and their descendants had found entry to the NRC। ठीक है, तो कौन कौन से लोग इसमें आ जाएंगे। जो इनएलिजिबल पर्सन हैं, जिनको फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ने फॉरेनर घोषित किया है, जो डाउटफुल वोटर्स हैं इलेक्शन ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंगली, तो उन सबको इससे डिलीट किया जाएगा। फॉरेनर ट्रिब्यूनल के बारे में पता है ना आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। 1946 में जो इलीगल फॉरेनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। एंड ये अपना ओपिनियन, तो इनके अकॉर्डिंगली जिनको कहा गया है कि वो फॉरेनर है उनको भी इससे डिलीट किया जाएगा। हालांकि अभी तक सिर्फ 4 लोगों को पिछले साल डिपोर्ट किया गया था बांग्लादेश, जबकि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 1,29,009 लोगों को डिक्लेयर किया था एज अ फॉरेनर। ठीक है, तो इस वजह से अब ये पूरा डिलीशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। बट इट इज़ इफ़ द इंडिविजुअल वर डिक्लेयर फॉरेनर्स, हाउ कुड दे हैव मेड इट इनटू द एनआरसी। अब यहाँ पे उनको कैसे ये कहा जा रहा है कि वन एक्सप्लेनेशन दैट इज़ ऑफर्ड दैट सच पर्सन मे हैव गॉट देयर नेम इंक्लूडेड यूजिंग फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स। तो हो सकता है कि कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट वगैरह का यूज़ करके उनका नाम एनआरसी में आ गया हो। तो उस चीज़ को मतलब एक तरीके से आप यूँ समझ लें कि वेरीफाई किया जा रहा है। सो हाउ मेनी नेम्स कुड बी डिलीटेड, कितने नाम को डिलीट किया जाएगा, ये सवाल उनसे पूछा गया। और उन्होंने कहा कि बेशक ऑब्वियसली ऐसा कुछ पता नहीं है, कुछ पता तो होता नहीं कि इतने नाम को और 10 या 50 या 100 नाम को हटाया जाएगा। वो जो भी उसके डाटा के अकॉर्डिंगली नाम मिलेंगे उसको इन एलिजिबल नेम में डाला जाएगा। तो यही आज का आर्टिकल है। आज के लिए इतना ही। हम लोग अभी आपको कोशिश करेंगे मैं क्वेश्चन जो इसके ऊपर वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाए, जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर, और पीडीएफ्स भी आज और अभी शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।